For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम मेंडल के द्वारा दिए गए 3 नियमों को डिस्कस करने वाले हैं। लॉज ऑफ मेंडल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला नियम आता है, सबसे पहला रूल आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है? ऐसे कैरेक्टर जो हमें F1 जनरेशन में देखने को मिलते हैं उनको हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं और इस नियम को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू law of dominance, those characters which appear in F1 generation are called dominant trait, and the law is called law of dominance। ठीक है, आप सिंपल बता सकते हैं कि भाई जो कैरेक्टर हमें पहली जनरेशन में देखने को मिलते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं और ये किस वजह से हो पाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। क्योंकि देखिए, एक सिंपल सी बात आती है कि डोमिनेंट और रेसेसिव मतलब जो प्रभावशाली नहीं है, डोमिनेंट जो प्रभावशाली है। और अगर आप एक एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 30 से 40 व्यक्ति हैं, कहीं पर बैठे हुए हैं, है ना, क्लासरूम की बात कर लीजिए बल्कि आप, तो वहाँ पर क्या होता है ना, जैसे मॉनिटर होता है, किसी एक बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है। ठीक है, सपोर्ट के लिए सेकंड मॉनिटर बना देते हैं, पर मेन मॉनिटर एक ही होता है। तो मॉनिटर का मतलब क्या है? जो पढ़ाई में भी अच्छा हो, फिजिकली भी स्ट्रांग हो, तो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से, WHO का रूल आ गया एक तरह से, है ना, तो तीनों तरीके से स्ट्रांग हो, उसको हम मॉनिटर डिज़ाइन कर देते हैं। उसको बोलते हैं कि हाँ भाई, ये क्लास का मॉनिटर है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो सिचुएशन को हैंडल करेगा। डील करनी है किसी व्यक्ति से, टीचर से बात करनी है, प्रिंसिपल रूम में जाकर बात करनी है, तो वो व्यक्ति ही वहाँ पर, वो बच्चा ही हैंडल करता है सभी सिचुएशन को। तो उसको क्या बोलेंगे हम? डोमिनेंट। ठीक है, तो इसी तरह से मेंडल के द्वारा दिए गए फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा गया कि भाई जो कैरेक्टर हमें F1 जनरेशन में देखने को मिलते हैं वो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं और इस नियम को लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। जैसे आप ह्यूमन बॉडी में भी देखते हैं, कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर। तो कर्ली हेयर डोमिनेंट ट्रेट में आते हैं और स्ट्रेट हेयर रेसेसिव ट्रेट में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि मदर और फादर, पेरेंट्स में अगर किसी के भी कर्ली हेयर हैं और दूसरे पार्टनर के स्ट्रेट हेयर है, तो कर्ली हेयर आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो ये तो हमारे पास मेंडल का फर्स्ट लॉ डिस्कस हुआ। अब बात आती है मेंडल के द्वारा दिए गए सेकंड रूल की, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन। लेकिन इससे पहले इंडिपेंडेंट वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब डिपेंड ना करना, आत्मनिर्भर होना। ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चे बैठकर काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 3 फ्रेंड किसी एक लोकेशन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने देखा कि भाई ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है, पर किसी वजह से 3 में से 2 बच्चे, स्टार्टिंग वाले जो 2 स्टूडेंट थे, उनका मन नहीं था। उन्होंने कहा कि आज हम ट्यूशन नहीं जा रहे हैं। तो क्या तीसरा बच्चा भी नहीं जाएगा? तीसरा स्टूडेंट ट्यूशन नहीं जाएगा? वो डिपेंड करता है उसकी अपनी नेचर पर, उसकी अपनी थिंकिंग एबिलिटी पर। तो अगर वो बच्चा डिसीजन लेता है कि नहीं, सबकी मार्कशीट अलग अलग आती हैं, मुझे ट्यूशन जाना चाहिए, इनका मन नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो इंडिपेंडेंट है ना वो, तभी वो क्या करता है कि अपना स्टार्ट करता है और ट्यूशन के ट्रैक पर चल पड़ता है और ट्यूशन पहुंच जाता है। तो उस बच्चे का अपने घर से, उस लोकेशन से ट्यूशन तक आना किसी और बच्चे की प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली शिफ्ट हुआ है घर से ट्यूशन की तरफ। सेम इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होती है मेंडल के द्वारा दिए गए दूसरे नियम में भी। तो मेंडल ने अपने सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में समझाया कि कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो डिपेंड नहीं करता है किसी दूसरे कैरेक्टर की प्रेजेंस और एब्सेंस पर। ठीक है, अब बात करते हैं मेंडल के द्वारा दिए गए तीसरे नियम की, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? पृथक्करण, अलग अलग होना। ठीक है, देखिए, फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर लंबे समय तक प्रेजेंट रहते हैं, एक साथ होते हैं एक ही बॉडी के अंदर, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपना प्रभाव दिखा पाता है, रेसेसिव अपना इफेक्ट नहीं शो करता है। तो ऐसा नहीं है कि रेसेसिव कैरेक्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं, वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं,
बल्कि वो सप्रेस हो जाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है इसी वजह से। लेकिन जब कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है फर्स्ट टू सेकेंड जनरेशन, तो यहाँ पर एक प्रोसेस चलता है जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस में 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस की वजह से डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर अलग अलग हो जाते हैं और सेकंड जनरेशन में जाने के बाद वो इंडिविजुअली अपना अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो रेसेसिव कैरेक्टर को भी मौका मिल जाता है अपना सब दिखाने का, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि सेकंड जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर भी होंगे और रेसेसिव कैरेक्टर भी होंगे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर भी होते हैं लेकिन वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करा पाते हैं। तो ये था हमारे पास मेंडल के द्वारा दिया गया तीसरा नियम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर रिमेन्स टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम्स in F1 generation, but they can't blend each other. They will be segregate when they transfer from first generation to next generation due to the process of gametogenesis. तो gametogenesis process वो मेल बॉडी में अगर बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं, और अगर बात आती है फीमेल बॉडी की तो उसको oogenesis के नाम से जाना जाता है। तो ये बॉडी टू बॉडी नाम चेंज करना होता है। तो आप जब जनरल एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पर वर्ड आपको यूज करना होता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये मेंडल के द्वारा दिए गए 3 रूल जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए, और वो क्या क्या थे एक बार रिवाइज करते हैं स्पीडली। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा गया कि फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर देखे जाते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं हमेशा, ठीक है। रेसेसिव भी होते हैं लेकिन सिर्फ डोमिनेंट ही अपना इफेक्ट दिखा पाते हैं, ठीक है। आगे फिर बात आती है सेकंड लॉ की, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहा गया, जैसे कि इसमें नाम आ रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि भाई कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है ना वो डिपेंड नहीं करता है किसी दूसरे कैरेक्टर की प्रेजेंस और एब्सेंस पर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स के जरिए समझाया कि भाई कोई भी एक व्यक्ति अगर उसे कुछ काम करना होता है तो इंडिपेंडेंटली उसे काम करना चाहिए और वो करता भी है, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति की प्रेजेंस एब्सेंस पर वो डिपेंड नहीं करता है, तभी उसको सक्सेस मिल भी पाती है। अगर वो डिपेंड रहेगा तो उसका काम उतनी एफिशिएंसी से नहीं हो पाएगा जितना कि वो सोचकर चल रहा था, ठीक है। अब बात आती है तीसरे नियम की। तीसरा रूल जो था, जो मेंडल के जरिए दिया गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग होना। भाई देखिए, जैसे हमने अभी सेकंड लॉ में जैसे कि हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वर्ड सुना, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है सेग्रीगेशन, अलग अलग होने का कुछ नियम होता है। अब मेंडल ने कैरेक्टर्स के बेसिस पर उसको कैसे समझाया कि कैरेक्टर जो होते हैं फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में थोड़ा सा डिफरेंट देखे जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में तो सिर्फ डोमिनेंट वाले ही ऑब्जर्व होते हैं, रेसेसिव वाले होते हैं, लेकिन डोमिनेंट वाला क्या करता है, कैरेक्टर उसको कवर अप किए रखता है, मास्क किए रखता है। लेकिन जब बात आती है ना सेकंड जनरेशन की, तो वहाँ पे डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों अलग अलग हो जाते हैं, रेसेसिव को अलग होने का मौका मिल जाता है। जैसे हम उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं जिसके जरिए हमने सेकंड लॉ को समझा था, फर्स्ट मॉनिटर और सेकंड मॉनिटर। फर्स्ट मॉनिटर जो क्लास में है वो बड़ा ही डोमिनेंट है, बहुत पावरफुल है, बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, सोशली। लेकिन किसी दिन अगर वो फर्स्ट मॉनिटर वहां पर क्लास में अवेलेबल नहीं है, या मान लीजिए वो छुट्टी पर है, तो सेकंड मॉनिटर को मौका मिल जाता है और वो अपने मन से सारे काम करता है जो उसको करने थे। लेकिन जब तक फर्स्ट मॉनिटर क्लास में है, जिस दिन भी फर्स्ट मॉनिटर क्लास में अवेलेबल होगा, तो वो सेकंड मॉनिटर को अपना इफेक्ट, अपनी पावर को रिप्रेजेंट करने नहीं देगा। तो डोमिनेंट और रेसेसिव अगर दोनों साथ साथ हैं तो नाम सिर्फ डोमिनेंट का आता है, ठीक है। तो देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।